नमस्कार, चलिए बिना समय गवाए सीधे आज के इस डीप डाइव में चलते हैं। आज हम 15 मई 2026 को जारी की गई एनसीसी लिमिटेड की बिल्कुल ताजा और आधिकारिक रेगुलेटरी फाइलिंग को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की असल सच्चाई और उसका भविष्य समझना हो तो उसके फाइनेंशियल्स और बोर्ड रूम में हो रहे बदलावों से बेहतर कोई तरीका नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करेंगे, सीधे कंपनी के आधिकारिक दस्तावेजों से निकाले गए आंकड़ों के जरिए इस पूरी तस्वीर को साफ और आसान भाषा में समझेंगे। आज हम कंपनी के मुख्य वित्तीय आंकड़ों से शुरुआत करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आखिर कंपनी का इतना सारा पैसा जा कहां रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन सबका शेयर धारकों के मुनाफे पर क्या असर पड़ने वाला है और अंत में जानेंगे उस बड़े नेतृत्व पुनर्गठन के बारे में जो कंपनी की दिशा बदलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अहम हिस्से से, कंपनी के बॉटम लाइन यानी मुख्य वित्तीय प्रदर्शन से। एक सेकंड के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17,669.28 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए एनसीसी लिमिटेड की ये कुल आय है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कंपनी का कामकाज कितने विशाल स्तर पर फैला हुआ है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कंपनी एक ही समय में कितनी बड़ी परियोजनाओं को संभाल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जब हम शुद्ध लाभ यानी सारे टैक्स चुकाने के बाद होने वाले असली मुनाफे पर नजर डालते हैं तो तस्वीर काफी बदल जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2025 में कंपनी का शुद्ध लाभ 759.44 करोड़ रुपए था, जो अब 2026 में घटकर 576.76 करोड़ रुपए ही रह गया है। सोचिए, इतनी भारी भरकम आय होने के बावजूद मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट। एक झटके में ये किसी को भी हैरान कर सकता है। आखिर इतना पैसा गया कहां? आइए इस मुनाफे में आई गिरावट की असली वजह ढूंढने के लिए फाइनेंशियल्स के थोड़ा और अंदर चलते हैं और खर्चों का हिसाब समझते हैं। ये कंपनी के ऑडिटेड स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों का डेटा है। अगर हम सिर्फ कुल खर्चों को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। वित्तीय वर्ष 2025 में कुल खर्चे 18,327 करोड़ रुपए से ज्यादा थे, जो 2026 में कम होकर लगभग 16,888 करोड़ रुपए रह गए। खर्चे तो कम हुए हैं और ये एक अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुल आय में जो गिरावट आई 19,000 करोड़ से 17,000 करोड़, वो खर्चों में हुई कमी से कहीं ज्यादा थी और इसी असंतुलन का सीधा दबाव कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर। अब सवाल ये है कि आखिर ये सारा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। मुख्य रूप से दो बड़े हिस्से हैं। सामग्री की लागत यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, जो करीब 6,938 करोड़ रुपए है, और दूसरा है सब कॉन्ट्रैक्टर्स बिल, जो लगभग 6,232 करोड़ रुपए है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ये दोनों मदें मिलकर कंपनी के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोख लेती हैं। इसके बाद कर्मचारियों पर होने वाला खर्च आता है, जो 812 करोड़ रुपए के करीब है। मुनाफा कम होने का एक और बहुत बड़ा कारण है, जिसे वित्तीय भाषा में एक्सेप्शनल आइटम्स कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो रोज रोज नहीं होते। इस बार मुनाफे को दो चीजों ने गहरी चोट पहुंचाई है। पहला, 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहे नए लेबर कोड्स के लिए कंपनी को लगभग 33 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से करना पड़ा, और दूसरा, अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी को दिए गए लोन की वैल्यू कम हो जाने के कारण 21.5 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज करना पड़ा। ये वन टाइम खर्चे जरूर हैं, लेकिन इन्होंने इस साल की बैलेंस शीट पर भारी असर डाला है। खर्चों और बैलेंस शीट की बात तो हो गई, अब रुख करते हैं उस विषय की ओर जिसका हर निवेशक को इंतजार रहता है, शेयर धारकों के लिए इनाम और आगामी एजीएम। मुनाफे में गिरावट के बावजूद निवेशकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए 20 पैसे के लाभांश यानी डिविडेंड की सिफारिश की है। 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह पूरे 110% का लाभांश है। मुनाफे पर दबाव होने के बावजूद डिविडेंड घोषित करना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है और मैनेजमेंट को अपने बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा है। अब इस लाभांश का फायदा उठाने के लिए कुछ बेहद जरूरी तारीखों पर नजर रखना आवश्यक है। 15 मई को हुई बोर्ड मीटिंग में इसकी सिफारिश की जा चुकी है।
अब जो सबसे अहम तारीख है वो है 14 अगस्त 2026। ये रिकॉर्ड डेट है, यानी कंपनी के रजिस्टर में इस दिन जिनके नाम दर्ज होंगे लाभांश सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। और फिर 27 अगस्त को कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक या AGM होगी, जहां इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। फाइनेंशियल्स और लाभांश से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे उस टीम की जो कंपनी के भविष्य की नींव रखने वाली है। आइए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नेतृत्व में हो रहे बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। बोर्ड रूम में इस समय काफी कुछ नया हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ा और अहम बदलाव है चेयरमैन पद पर नियुक्ति। श्री राजेंद्र मोहन मल्ला को 24 मई 2026 से नया चेयरमैन चुना गया है, जो डॉक्टर AS दुर्गा प्रसाद की जगह लेंगे। इसके अलावा श्री AVN राजू को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कमर्शियल ऑपरेशंस को और चुस्त बनाने के लिए श्रीमती कौशल्या भूपति राजू 1 सितंबर से कमर्शियल डायरेक्टर का पदभार संभालेंगी और सभी नियम कानूनों का सही से पालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए श्री A कार्तिक नए कंपनी सचिव बन चुके हैं। साफ है कि NCC लिमिटेड ने आगे की चुनौतियों के लिए एक बिल्कुल नई टीम मैदान में उतार दी है। और हाँ, ये सभी संरचनात्मक बदलाव या वित्तीय आंकड़े कोई अनुमान नहीं है। ये सीधे हैदराबाद स्थित NCC लिमिटेड की इस आधिकारिक मोहर के साथ प्रमाणित किए गए हैं। ये मोहर दर्शाती है कि रेगुलेटरी फाइलिंग में दिया गया हर एक दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी, पूरी तरह पारदर्शी और नियामकों के प्रति जवाबदेह है। तो हमने भारी भरकम राजस्व देखा, गिरते हुए मुनाफे को समझा, लाभांश के रूप में मिलने वाले इनाम पर बात की और अब इस नई लीडरशिप टीम को भी देख लिया। इन सब के बाद ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। क्या श्री मल्ला के नेतृत्व में ये नया बोर्ड NCC लिमिटेड की रणनीति को सही दिशा में ले जा पाएगा? क्या ये नई टीम उन बढ़ते संचालन खर्चों और लाभ मार्जिन के दबावों को सफलता से संभाल पाएगी जिन्हें हमने आज देखा? इस सवाल का जवाब ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज का अगला अध्याय तय करेगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।